हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी और मैं हूं ज्योति गुप्ता। तो आज मैं लेकर आई हूं क्लास 6 की साइंस का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है भोजन के घटक। ठीक है, तो आज ही हमारा पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। पहला चैप्टर हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। तो फिलहाल हम आपको बता दें, अगर आपको बहुत अच्छे से वीडियो इमेजेस से समझना है तो इसके लिए आपको हमारे दूसरे चैनल जोजस स्टडी साइंस पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो आपकी बुक में चैप्टर दिया गया है उसको मैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से पढ़ाऊँगी और अच्छे से समझाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारे चैप्टर का नाम है भोजन के घटक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो यहाँ पे जो हमारी पहला जो पैराग्राफ दिया गया है उसमें लिखा है, अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। तो हमने क्या पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि हमने देखा था कि हम आज क्या खा रहे हैं, कल क्या खाएंगे और आने वाले समय में हम क्या क्या खाते आए हैं। क्या हमारा खाना सेम होता है, क्या हमारा खाना प्रतिदिन की भांति अलग रहता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमने पढ़ी थी। और ये जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, जो चीज़ हम खाते हैं, उनके संगठक क्या है। अब संगठक क्या होता है इसके लिए आपको पहला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो है संगठक जो हैं वो हमारे इनके सोर्स क्या हैं, इनके स्रोत क्या हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो हमने पहले चैप्टर में पढ़ी थी। ठीक है, फिर हम यहाँ पे लिखा है, भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। तो ये बात मैंने आपको बोली थी कि मानचित्र में आप इसको अंकित करिएगा कि भारत के इस हिस्से में क्या खाया जाता है, उस हिस्से में क्या खाया जाता है। जैसे नॉर्थ इंडियन फूड होता है, साउथ इंडियन फूड होता है, ठीक है, वेस्ट का अलग होता है, पूर्व का अलग होता है। हम हालांकि हमारा जो मन करे वो हम खा सकते हैं, पर खाना जो है वो हमारा अक्सर अलग ही रहता है, अलग अलग जगह का। जैसे कि साउथ में ये हमारा इडली, डोसा, सांभर, ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद की जाती हैं। और जो हम नॉर्थ इंडियंस हैं ये लोग रोटी खाना पसंद करते हैं। जो हमारे पूर्व साइड के लोग हैं जैसे कि बंगाली वगैरह हुए, इनको क्या पसंद होता है, इनको वो मछली वगैरह ज़्यादा पसंद होती है। मछली चावल इनका बेस्ट, मतलब सबसे अच्छा खाना माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैगन का भरता हो सकता है तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती है। जो मैंने आपको बात बताई, अलग अलग जगह के अलग अलग फूड्स जो होते हैं वो हमारे होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या हमें दिखाया गया है, यहाँ पे एक क्रियाकलाप 1 दिखाया गया है। जैसे कि मैं आपको ये थाली पहले दिखा देती हूँ। ये जो है हमारी थाली दी गई है। ठीक है, इस थाली में हमारा खाना रखा हुआ है। इस खाने में हमको क्या दिखाया गया है, शायद दाल है और मिक्स वेजिटेबल्स है और ये रोटी रखी हुई है। तो ये जो रोटी वाला फूड जो होता है मोस्टली हमारे नॉर्थ इंडियन साइड में खाया, मतलब नॉर्थ इंडियन जो होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा रोटी वगैरह पसंद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक थाली दिखाई गई है। अब कोई भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ इंडियन ही खाएंगे और कोई नहीं खा सकता है, ऐसा नहीं है। कोई भी कुछ भी खा सकता है, सबको अपने मन का, अपनी पसंद का खाना खाने की आज़ादी है। यहाँ पे क्रियाकलाप 1 जो दिया गया है उसमें दिया गया है, आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा, अचार भी शामिल हो सकता है। ठीक है, इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छांटिए, इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा सारणी 2.1 में दर्शाई गई विधि से पूरा कीजिए। मतलब इन्होंने क्या कहा है कि हम जैसे कि हमें क्या करना है, व्यंजन को चुनना है। ठीक है, व्यंजन जैसे कि हमारे घर में व्यंजन को चुनने का मतलब क्या हुआ, आपके घर में जैसे कि आज मैं अपनी बात करूं, मेरे घर में आज आलू की सब्जी बनी है, रसीली, ठीक है, ग्रेवी वाली सब्जी बनी है, साथ में भिंडी बनी है। ठीक है, तो ये हमारा एक व्यंजन हो गया। अब तीसरी चीज़ की बात करते हैं तो चावल बना हुआ है। ठीक है, अब जैसे कि हम जो खाना बनाते हैं लगभग चाहे सोचे या ना सोचे एक कॉम्बिनेशन होता है खाने का। जैसे कि अनाज की बात करें तो इसमें चावल जो है अनाज हो गया, मतलब हमारे आहार में कम से कम एक अनाज होता ही है, नहीं होता है तो आप उसको शामिल करिए। डेली हमें अनाज खाना चाहिए। ठीक है,
और साथ में आपको अगर पसंद है दही मट्ठा, ठीक है, ये सब भी आप ऐड कर सकते हो। कुछ लोगों को अचार बहुत ज़्यादा पसंद होता है तो वो अचार भी रख लेते हैं साथ में, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो इन्होंने कहा है कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। मतलब कभी कभी हो जाता है कि हमने एक ही सब्जी बना ली या हमने कुछ खिचड़ी ही बना ली, ठीक है। तो खिचड़ी में क्या है, सिर्फ चावल है, चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, मतलब हमने सारे प्रोटीन्स जो हैं अवॉइड कर दी, सिर्फ चावल ही ले लिया। तो मतलब कभी कभी हो जाता है कि हम सारी चीज़ें जो हैं आहार में नहीं ले पाते हैं। यदि हम यात्रा में हों तो हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध होता है। जैसे कि हम कहीं यात्रा कर रहे हैं तो भाई हम हर चीज़ थोड़ी ना ले जा सकते हैं, हम अपनी पूरी डाइट का ख्याल नहीं रख सकते। हाँ, हो सकता है कि एक समय का आप भोजन ले जा सकते हो, तो मतलब एक समय का भोजन, कहीं आपको मान लो लगभग 400-500 किलोमीटर दूर जाना है तो आप एक टाइम का खाना तो ले जा सकते हैं, पर 2 टाइम का खाना आपका चलेगा ही नहीं, खराब ही हो जाएगा। तो एक टाइम के डाइट में आप हर चीज़ ले सकते हो, पर दूसरे टाइम के डाइट के लिए आपको बाहर ही क्या करना पड़ेगा, निर्भर रहना पड़ेगा, और बाहर आपको हर चीज़ नहीं मिल सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? तो बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती है। अगर हमारा शरीर मतलब जो है वो उसको क्या चाहिए, कई सारी चीज़ें चाहिए होती हैं एक स्वस्थ शरीर को चलने के लिए। अब ये चीज़ें क्या होती हैं ये भी आपको इस चैप्टर में आगे पता चलेगा। फिलहाल इन्होंने एक सारणी दी है, ठीक है, उसको पहले देख लेते हैं। ये 2.1 एक सारणी दी गई है। इसमें इस सारणी में इन्होंने क्या बताया है देख लेते हैं। इन्होंने लिखा है इसमें विभिन्न क्षेत्रों राज्यों के कुछ सामान्य भोजन, जैसे क्षेत्र और राज्य की बात की गई है। यहाँ पे है पंजाब और आंध्र प्रदेश दिया गया है। एक राज्य जो है आप अपना भर सकते हो क्योंकि आपको अपने राज्य के बारे में ज़्यादा जानकारी होगी। अगर आप आंध्र प्रदेश या पंजाब से हो तो कोई तीसरा राज्य जो है आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि पंजाब में क्या बोलते हैं, मक्के की रोटी सरसों दी साग, बहुत ही आपने सुना होगा, फेमस भी है, ठीक है। वहाँ का कहते हैं कि जान है पंजाबियों की, मक्के दी रोटी सरसों का साग, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पे लिखा है अन्न का, मतलब अन्न का व्यंजन की बात हो रही है तो मक्के की रोटी जो है हो गई है, वो क्या हो गया है, एक अन्न, ठीक है। मक्का क्या है, एक अनाज है, अन्न है, ठीक है। और दाल या सांभर का व्यंजन, दाल या मांस का व्यंजन में हमको दिया गया है राजमा, और सब्जियों में सरसों का साग दिया गया है। अन्य व्यंजन मतलब अगर इसमें भाई घी नहीं पड़ा होगा तो टेस्ट नहीं अच्छा लगेगा इतना, तो घी का होना भी ज़रूरी है। तो साथ में घी है, और अगर किसी का मन कर रहा है तो वो दही भी ले सकता है। फिर आंध्र प्रदेश की बात की गई है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश में उन्होंने चावल रखे, अन्न का व्यंजन, मतलब आंध्र प्रदेश में चावल बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता होगा, इसलिए इस श्रेणी में इन्होंने चावल को रखा है। अरहर की दाल तथा रसम, इसको इन्होंने चारू बोला है, ठीक है। रसम के बारे में मैंने सुना है, बस रसम मैंने कभी खाया नहीं, सुना बहुत है, ठीक है। सब्जियों में कुंदरू इन लोगों को ज़्यादा पसंद है। अन्य व्यंजन की बात करें, मट्ठा, घी, अचार जो है इन लोगों को ज़्यादा पसंद है। नॉर्थ इंडियन में लोगों को चावल और दाल चावल जहाँ ज़्यादा पसंद होता है, ठीक है। और रोटी तो है ही फेवरेट सबकी, तो इसीलिए रोटी से भी खाते हैं। चलिए अब अपनी चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग जो हमारी 2.1 वाली थी। इसमें लिखा है विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना है जो हमें जंतुओं से मिलते हैं, ठीक है। तो व्यंजन जो होता है हमारे खाद्य, मतलब हमारा जो खाना होता है उसकी जो सामग्री होती है, कल उनके संगठक होते हैं, वो या तो हमें जंतुओं से मिलते हैं या तो हमें किससे मिलते हैं, पादपों से मिलते हैं। अगर आपको पादप नहीं पता है क्या होता है, तो पादप का मतलब होता है पेड़ पौधे। जंतु तो पता ही है, जो हमारे गाय भैंस बिल्ली कुत्ता, ठीक है, लेकिन कुत्ते का मांस कोई नहीं खाता होगा मेरे ख्याल से क्या यार, कोई भी नहीं खाता होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, गाय से हमको दूध मिलता है, दूध से हम पनीर बनाते हैं, दही बनाते हैं, मट्ठा बनाते हैं, घी बनाते हैं। ये जो सारे सोर्स मैंने बोले हैं, ये सारे जो मैंने जिनके नाम गिनाए हैं, ये हमारे जंतुओं से ही प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और आपको बता दें इसके बाद इन्होंने लिखा है कि इस कच्ची सामग्री के संगठक क्या हैं,
ठीक है, तो हमने बता ही दिए कौन कौन से संगठक है। और पादपों की बात करते हैं तो जो हमारी इतनी सारी सब्जियां हैं, फल हैं, ठीक है, गेहूं हुआ, चावल हुआ, मतलब आटा जो हुआ, ये सब हमको किससे मिले हैं? पादप से ही मिले हैं। ठीक है, इसके आगे लिखा है इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। मतलब ये जो हमारी सामग्री मैंने गिनाए हैं, इनमें क्या होता है? हमारे शरीर के लिए, जो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। ये आवश्यक घटक होते क्या हैं, जो चलिए देखते हैं। इन्होंने कहा है इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। मतलब ये जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक घटक होते हैं, इनको क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। एक बार फिर ध्यान से सुनिए, जो हमारे शरीर को स्वस्थ करने के लिए आवश्यक घटक भोजन में पाए जाते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। या आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं, जो हमारे शरीर को पोषण देते हैं वही हमारे क्या होते हैं? पोषक होते हैं। ठीक है, फिर लिखा है हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। तो कुल इन्होंने कितनी चीज़ बताई हैं? 5 चीज़ें बताई हैं। हमारे शरीर के लिए मुख्य 5 चीज़ों की आवश्यकता होती ही होती है। ये कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, प्रोटीन, ठीक है, और खनिज लवण। ये 5 चीज़ें जो होती हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। फिर इसके बाद इन्होंने बोला है इसके अतिरिक्त हमारे शरीर में रुचांश तथा जल भी शामिल है, जिनकी हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, अब ये रुचांश क्या होता है, इसके पहले हम आपको बता दें जल के बारे में। जल हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि जल जो होता है वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा कैसे प्रदान करता है? तो भाई जल, आप जानते हो कि जल जो होता है, अगर हम जल पीते हैं ना, तो हमारे बॉडी का 70% पार्ट जो है वो जल से ही बना है। अगर जल नहीं होगा हमारे बॉडी में तो हमारा रह पाना, जिंदा रह पाना नामुमकिन है। ठीक है, जल का होना तो आवश्यक ही, कि इसीलिए बोला जाता है जल ही जीवन है। ठीक है, और जल का होना तो जरूरी है। इनके साथ में अगर ये 5 चीज़ें भी हमको मिल जाती हैं वो भी बहुत आवश्यक होती हैं। ये रुचांश क्या होता है? रुचांश होते हैं रेसे। ये रेसे क्या होते हैं? तो भाई रेसे ये वही होते हैं, जैसे कि ये हमारे फाइबर होते हैं। फाइबर क्या होता है? देखो फाइबर क्या होता है? रुचांश, रेसे, ये फाइबर, ये सब होता क्या है? ये इन सब का मतलब जो होता है सेम होता है। ये सारी चीज़ें वो होती हैं जैसे कि क्या बोलते हैं, अगर हम आटे को, मतलब गेहूं को खूब ज़्यादा पिसवा देते हैं तो उसमें अच्छी मात्रा में फाइबर नहीं पाया जाता। अगर हम आटे को मोटा मोटा पिसवाएं, ठीक है, इतना भी मोटा नहीं कि रोटी ना मिले, ठीक है, मतलब मोटे का मतलब हुआ जैसे कि हल्का सा बिल्कुल महीन से थोड़ा सा मोटा, तो उसमें हमारे फाइबर की मात्रा ज़्यादा होगी। और बात करते हैं जैसे कि हम संतरा खाते हैं ना, आपको इससे अच्छे से समझ में आएगा। जो हम संतरा खाते हैं ना, कुछ लोग क्या करते हैं, लेकिन कभी कभी मैं भी करती हूँ, वो जो हम संतरा की कलियाँ होती हैं उसकी जो परत होती है, लेयर होती है, जिसको खोल के, एक तो बाहरी लेयर होती है ऑरेंज कलर वाली, उसको तो खोल के खाना ही खाना है, ठीक है, और उसके अंदर जो, जिसके अंदर हमारा मटेरियल होता है, ठीक है, खाने वाला संतरे का, उसको भी हम खोल के खाते हैं। अगर हम उसको ना खोल के पूरी स्लाइस को ऐसे ही खा जाएं तो वो जो स्लाइस होती है, जो लेयर होती है, वही हमारी रुचांश है, वही हमारा फाइबर है। अगर हम इसको ऐसे ही खाते हैं तो ये हमारे डाइजेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बहुत हमारे मतलब डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, अब आपको ऐसे समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर आप चलते हैं आगे। है क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? ठीक है, कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि क्या सभी खाद्य सामग्री, मतलब खाद्य जो हमारे पदार्थ हैं, सभी खाद्य पदार्थ का मतलब हम कुछ भी ले लें, मान लो हमने रोटी ले ली, क्या रोटी में सब चीज़ है? वसा, विटामिन, खनिज लवण और प्रोटीन और वो क्या बोलते कार्बोहाइड्रेट, सारी चीज़ें हैं। तो आंसर होगा भाई नहीं, ऐसा नहीं होता है। रोटी में कुछ है, सब्जी में कुछ है,
दाल में कुछ है। हर चीज़ में हमको सारी चीज़ें नहीं मिलने वाली, इसीलिए ही हम क्या करते हैं, हम अपने खाने को डेली चेंज करते हैं, चेंज कर करके खाते हैं। और हम एक खाना डेली खा भी नहीं सकते हैं। अगर हाँ किसी को बहुत ज़्यादा पनीर पसंद है, क्या वो डेली पनीर खा सकता है? नहीं खा सकता है। किसी को मान लो फास्ट फूड में पिज्ज़ा पसंद है, ठीक है, ये क्या वो डेली पिज्ज़ा खा सकता है? नहीं खा सकता है ना। उसको भी हमारी जीभ जो होती है उसको भी वैराइटीज़ चाहिए होती हैं, ठीक है। और हम ये हमारे सेहत के लिए भी नहीं अच्छा है कि हम डेली एक चीज़ खाएं, क्योंकि अगर हम एक ही चीज़ खाएंगे तो हमारे शरीर को सारे पोषक तत्व मिलेंगे नहीं, सिर्फ एक ही चीज़ मिलेगी। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर आवर हेल्थ, ठीक है। और आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा है यहाँ पे क्या सभी खाद्य पदार्थों में सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं? इस बात का हमने आंसर दे दिया है। फिर लिखा है कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण या अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। आइए इन परीक्षणों को प्रेक्षण करके सारणी 2.2 में लिखें। मतलब ये जो है पके हुए जो हमारे फल होते हैं, ठीक है, और फल हुए या हमारे मतलब पकी हुई सामग्री, मतलब पकी हुई जो हम जैसे कि सब्जी है, ठीक है, हमने उसको पका लिया, उसके बाद उसमें क्या असर पड़ता है। मतलब जैसे कि टमाटर है, टमाटर में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ उसके गुण हैं, कुछ उसमें हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अब हमने उसको पका दिया, अब पकने के बाद उसमें क्या क्या बचा है, क्या अभी भी वो चीज़ें उसमें जो उसके गुण थे, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो अभी भी बची हुई हैं, ये हमें परीक्षण करना है, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने बोला है इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिंग सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। मतलब अगर आपको ये परीक्षण करना है तो आपको इन 3 चीज़ों की, आयोडीन, ठीक है, और कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट, इन 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है। आपको कुछ परख नलियों तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। मतलब आप कुछ परख नली आपको चाहिए होंगी। ड्रॉपर तो आप जानते हो ना, छोटे बच्चों की ड्रॉपर होती हैं, ठीक है, मेरे पास बहुत सारी रखी हुई हैं। फिलहाल अभी मैं क्लास कर रही हूँ तो दिखा नहीं सकती, ठीक है। फिर लिखा है इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें, ठीक है। जैसे कि अगर आपको ये परीक्षण करना है तो आपको उसी चीज़ कच्ची सामग्री चाहिए होगी। मतलब कच्चा आलू ही ले लो, कुछ भी ले लो, कच्चा आपको लेना है और उस चीज़ से को आपने पका लिया है, मतलब उसकी सब्जी बना ली है, उस पे दोनों पे आपको परीक्षण करना है। फिर ये कह रहे हैं इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षण को सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। मतलब आप किसी पे भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं ये जो बताएं उसी पे ही करना है। किसी भी खाद्य सामग्री पे आप परीक्षण कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए, किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए, ठीक है। मतलब ये जो आप परीक्षण करने वाले हैं, पर आपको ध्यान रखना है इन परीक्षणों को करते समय आपको चखना नहीं है। ये नहीं कि आप परीक्षण करते जा रहे हैं, चखते जा रहे हैं। हो सकता है कि ये रिएक्शन जो है कुछ गड़बड़ हो जाए और क्या से क्या बन जाए, तो आपको चखना नहीं है, ठीक है। फिर ये करेंगे यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार करा सकते हैं। जैसे अध्यापक ये सब आप करेंगे अध्यापक की देख रेख में, और अगर आपके पास ये सब सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं है तो अध्यापक आपको ये जो तरीका है इसको तैयार करके भी सिखा सकते हैं। फिर इन्होंने बोला है आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जाँच करके देखें जिनमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। तो इस बार ये जो जाँच करने वाले हैं उनमें क्या उपस्थित है, कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। ये कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पकाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। मतलब हमारे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, ठीक है, जो हमारा भोजन है, ठीक है, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं वो मंड और शर्करा के रूप में होते हैं। किस में होते हैं, मंड
मतलब स्टार्च, तेज शर्करा मतलब ग्लूकोज, इनके रूप में पाए जाते हैं। तो आइए चलते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा है इन्होंने एक फिर ये छोटी सी 2 लाइनें लिखी हुई हैं, उनको पढ़ लेते हैं। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसको आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। मतलब किसी पदार्थ में, मतलब खाद्य कोई पदार्थ है जिसमें कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट जो है वो मंड के रूप में है, तो इसका मतलब हम उसका परीक्षण जो है थोड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे इन्होंने ये जो बॉक्सेस में दिए गए हैं, ये ध्यान रखना है, जो बॉक्स में कोई चीज़ दी गई होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, आइए इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परख नली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिला लीजिए। कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है और 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। फिर क्रियाकलाप इन्होंने दिया है, मंड के लिए परीक्षण इन्होंने बोला है। ठीक है, क्रियाकलाप जो दिया गया है मंड के लिए परीक्षण है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे लिखा है परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। तो क्या करना है, परीक्षण के लिए हमें कच्ची सामग्री की थोड़ी सी ही मात्रा लेना है। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डाल देनी है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखना है, क्या नीला या काला हो गया है। फिर आपको चेक करना है कि ये जो आपने काम किया है ये नीला हो रहा है या काला हो रहा है। ठीक है, इस चीज़ को आपको चेक करना है। फिर क्या करना है, यहाँ नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। मतलब अगर इसका रंग जो है नीला हो जाए या काला हो जाए तो आप समझ ही जाना कि इसमें मंड है। ठीक है, और यहाँ पे बच्चे कुछ एक्सपेरिमेंट करते हुए दिख रहे हैं। कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं, यहाँ पे दिया गया है इस परीक्षण को किसी अन्य पदार्थ के साथ दोहराइए, जांच कीजिए कि किसमें मंड है। ठीक है, मतलब आपको और भी जो परीक्षण की सामग्रियाँ जो हैं उनमें भी यही चेक करना है। मान लो आप क्लास में अगर कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा खाना अपने क्लासमेट से इकट्ठा करिए थोड़ी ही मात्रा में, और आपको वहाँ पे चेक करना है कि इसमें मंड जो है वो पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग के लिए। इन्होंने बोला है प्रोटीन के लिए परीक्षण। तो प्रोटीन के लिए परीक्षण जो बोला है, इन्होंने कहा है प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। मतलब भाई हमें जिसको भी चेक करना है, जिसका परीक्षण करना है, हमें उसकी थोड़ी सी ही मात्रा लेनी है। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होगी। मान लो कोई आप ऐसी चीज़ ले रहे हो जो ठोस है, मतलब थोड़ी हार्ड है, तो आपको या तो उसका चूरमा बना लेना होगा या तो उसका पेस्ट बना लेना होगा। ठीक है, खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में, ठीक है, डाल दें और 10 बूंद डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। ठीक है, मतलब क्या करना है, उसका चूर्ण बना के परख नली में डालकर, ठीक है, और उसमें 10 बूंद जो है वो ड्रॉपर से में डालनी होंगी। फिर इन्होंने बोला है अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। क्या आपने देखा, मतलब अब इतना जो हमने काम किया है उसमें 2 बूंद हमने किसकी डाल दी, कॉपर सल्फेट की डाल दी, और 10 बूंद जो है कास्टिक सोडा की डाल दी। उसके बाद हमने थोड़ा हिला दिया। फिर थोड़ी देर बाद हमने क्या देखा है भाई बताओ। अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि आपने क्या देखा। फिर ये लिख रहे हैं क्या परख नली का पदार्थ, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चा जो है एक्सपेरिमेंट जो है वो कर रहा है, और यहाँ पे लिखा है प्रोटीन के लिए परीक्षण। तो यहाँ पे इसके पास कास्टिक सोडा रखा हुआ है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट रखा हुआ है, ड्रॉपर से इस परख नली में परीक्षण कर रहा है। ठीक है, तो क्या बोला था, बैगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। ध्यान रखना, बैगनी रंग में अगर कन्वर्ट हो रहा है खाद्य पदार्थ, इसका मतलब वो प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शा रहा है। तो हमने इसके पहले जो पढ़ा था वो पढ़ा था मंड के लिए। किसके लिए पढ़ा था, मंड के लिए पढ़ा था। मंड का उपस्थिति हमें किस कलर से पता चलती है, तो मंड की उपस्थिति हमें नीले या काले कलर से पता चलती है। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रोटीन की उपस्थिति किसी खाद्य पदार्थ में तब पता चलती है जब उसका कलर बैगनी कलर का हो जाता है। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं अब आप इस परीक्षण को दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है वसा के लिए परीक्षण। वसा क्या होती है,
ठीक है। वसा, जैसे कि हम कोई चिकनी चीज़ें खाते हैं, जैसे घी हुआ, तेल हुआ, तो हमारी बॉडी में किसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है? वसा की मात्रा हो जाती है। जब हमारे बॉडी में वसा की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, अगर जिसके पिंपल्स निकलते हैं, तो ये हमारी बॉडी में वसा की मात्रा के कारण ही वसा की अधिक मात्रा के कारण ही हो जाता है। पर जिसके मतलब कुछ लोग होते हैं वो जेनेटिक, ये जो पिंपल्स निकलना होता है जेनेटिक प्रॉब्लम भी होती हैं, ठीक है। तो कई कारण हो सकते हैं इसके, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है वसा के लिए परीक्षण, खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज़ के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। ध्यान रखें, ध्यान क्या रखना है, मतलब अगर आपको जिसमें वसा की मात्रा चेक करना है उसको आपको पकड़ के नहीं, उस चीज़ को कागज़ में रख के कूटना, मतलब उसका मतलब पीस पास लेना है उसको, ठीक है। फिर यहाँ पे सारणी के आगे का पढ़ लेते हैं। इस तरीके से हमें कूटना है कि कागज़ जो है वो हमारा फट ना जाए। फिर ये कह रहे हैं अब कागज़ को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, मतलब कागज़ को आपको सीधा करना है, ध्यानपूर्वक देखना है क्या इस पर तेल के धब्बे हैं, मतलब जो हमने चीज़ चेक की थी इसमें वसा है कि नहीं, तो हमने उस कागज़ पर मतलब कूटा, अच्छे से कूटा कि कागज़ ना फटे। फिर हमने देखा क्या उस कागज़ पे तेल के धब्बे हैं कि नहीं, ठीक है। कागज़ को किसी प्रकाश के सामने लाएं, क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? जैसे कि क्या बटर पेपर होता है, आप देख सकते हो बटर पेपर, टिश्यू पेपर जो होते हैं, ठीक है, इनमें अगर थोड़ी भी कोई भी खाद्य सामग्री, इनमें थोड़ा भी सा भी तेल होता है तो ये जल्दी पकड़ लेते हैं, तो वहाँ पे साफ साफ देखा जा सकता है इनको। फिर लिखा है कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है, मतलब आपको तेल के धब्बे अगर नजर आ रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि इसमें वसा है। और खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की कुछ मात्रा हो सकती है, इस दशा में इन पदार्थों को धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वो सूख जाए। मतलब अगर आपको डाउट हो रहा है कि ये भैया पानी का निशान है या तेल के निशान है तो आप थोड़ी देर कागज को सूखने के लिए रख दीजिए, तो अगर पानी होगा सूख जाएगा, तेल होगा तो नहीं सूखेगा, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। फिर लिखा है इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा ना रहे तो पता चल जाएगा खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है, ठीक है। अब सारणी जो हमारी दी गई थी इसको हम देख लेते हैं। जैसे कि ये खाद्य पदार्थों की उपस्थिति पोषक, जैसे खाद्य पदार्थ में हमको कच्चा आलू दिया गया है, दूध, मूंगफली, बिना पका चावल, पका हुआ चावल, सूखा नारियल, बिना पकी अरहर की दाल, मतलब दाल का चूर्ण, ठीक है, पकी हुई दाल, किसी सब्जी का एक टुकड़ा, किसी फल का एक टुकड़ा, उबला हुआ अंडा, ठीक है। अब इनमें हमें उपस्थिति किसकी किसकी चेक करनी थी? हमने मंड के लिए चेक किया था, प्रोटीन के लिए चेक किया, वसा के लिए चेक किया। अब कच्चा आलू की बात करते हैं तो कच्चा आलू जो होता है इसमें स्टार्च मतलब मंड जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसमें इसकी उपस्थिति मिली। प्रोटीन की उपस्थिति के लिए बैगनी कलर होना चाहिए था, मंड की उपस्थिति के लिए काला या नीला होना चाहिए था, वसा के लिए कागज़ पे धब्बे पड़ने थे तेल के, ठीक है। अब ऐसे ही दूध में क्या होता है? प्रोटीन होता है। मूंगफली में क्या होता है? थोड़ा ऑयल होता है, मतलब कि मूंगफली का तेल निकाला जाता है ना, तो मतलब उसमें थोड़ा ऑयल होता है, इसका मतलब उसमें वसा होती है। ऐसे ही बिना पका चावल, भाई चावल में हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, पका हुआ चावल, सूखा नारियल, नारियल में वसा होती है, ठीक है। अरहर की दाल, दाल में प्रोटीन होती है, पकी हुई दाल में भी प्रोटीन ही होगी, और सब्जी का एक टुकड़ा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमको चेक करनी है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है? अच्छा ये तो हमने पढ़ ही लिया था। फिर उसके बाद हमको क्या पढ़ना था? ये पढ़ना था हमको। ये लिखा है ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं? क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित हैं जिनका आपने परीक्षण किया? क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने ऐसा कोई खाद्य पदार्थ पाया है जिसमें उनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो? ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनके आंसर भी हमको आगे ही मिलते जाएंगे। इन्होंने कहा है हमने 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्या आवश्यकता होती है? मतलब हमने 3 चीज़ का परीक्षण किया है। इसके अलावा भी हमारे 2 पोषक तत्व हैं जैसे कि विटामिन और खनिज लवण, इनका हमने परीक्षण नहीं किया है पर हमारे भोजन में ये भी उपस्थित रहते हैं। और इन्होंने कुछ डायग्राम्स दिखाए गए हैं जैसे कि
और इन्होंने ये बोला भी है कार्बोहाइड्रेट जो होता है भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से हमको ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट को हम ऊर्जा देने वाला भोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्जा देने वाला भोजन बोलते हैं। यहाँ पे इन्होंने कुछ कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत बताए हैं, आप देख लीजिए, मैं थोड़ा और जूम कर देती हूँ। ये हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत, जैसे कि हमको यहाँ पे मैं आपको देखो, ये हमारी शकरकंदी दी गई है, ये गेहूं दिया गया है, ये चावल दिया गया है, बाजरा दिया गया है, ये मक्का दिया गया है, ठीक है, ये मक्के के दाने, और ये हमारा भुट्टा, और ये हमारे आम है, तरबूज है, गन्ना है और पपीता है, ठीक है, आलू हैं। ये सारी चीज़ें जो हमको दी गई हैं, इन सब में क्या होता है, हमारी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक पाई जाती है। अगला जो हमारा डायग्राम है वो है ये, जिसमें हमको क्या दिखाया गया है, ए वाला है, बी वाला है। ए वाला हमको मतलब वसा के कुछ स्रोत दिखाए गए हैं, जिनमें पहले ए वाला जो है वो पादप सोर्स है, दूसरा वाला जो है वो हमारा जंतु सोर्स है, ठीक है। तो पादप सोर्स को हम देख लेते हैं। पादप सोर्स में देख लीजिए कौन कौन से हमारे तेल दिए गए हैं। ये हमारे वसा के स्रोत हैं, जैसे कि हमको सूरजमुखी का तेल दिया गया है, सरसों का तेल दिया गया है, नारियल का, सोयाबीन का, ये मूंगफली रखी है, मूंगफली का भी तेल होता है, बादाम का भी तेल होता है, ये तिल रखा है, गिरी है, ठीक है। तो इन सब का जो, इन सब में क्या होता है हमारा ये वसा के स्रोत हैं, ठीक है। इनका तो हमने यहाँ पे तेल निकाल के रख लिया है और इनका तेल निकालना बाकी है, ठीक है, क्योंकि इन सब में क्या होता है, तेल होता है, ये हमारे पादप के हैं। ये सारी जो चीज़ें मिली हैं वो हमें पेड़ पौधों से मिली हैं, इसलिए ये सोर्स किसके हैं, पादप सोर्स हैं, ठीक है। नीचे चलते हैं तो यहाँ पे ये जो हमको सोर्स दिखाए गए हैं, ये जो सोर्स हैं वो हमें जंतुओं से मिले हैं, जैसे कि मांस है, घी है, दूध है, मक्खन है, क्रीम है, अंडे हैं, मछली हैं, इनमें भी वसा पाई जाती है, ठीक है, इनमें भी वसा पाई जाती है। इसका मतलब ये हमारे कैसे सोर्स हो गए हैं, ये हमारे जंतुओं से मिलने वाले वसा के सोर्स हो गए हैं, ठीक है। अब चलते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं, आप देख सकते हो। ये हमें प्रोटीन के कुछ स्रोत दिए गए हैं, पहला है पादप स्रोत और दूसरा है जंतु स्रोत, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि ये हमारा, ये जो हमारा डायग्राम दिया गया है, ये हमारा जो चित्र दिया गया है, ये दिया गया है किसके लिए, पादप स्रोत के लिए, जिनमें हमारी प्रोटीन पाई जाती है। तो आपको ये याद रखना चाहिए, सबसे पहली बात तो हमारी जितनी भी दालें होती हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा भरपूर पाई जाती है, जैसे कि चना हुई, मूंग हुई, तुअर दाल हुई, राजमा हुई, सोयाबीन हुई, मटर हालांकि कोई दाल नहीं है, ठीक है, फिर भी इनमें ये जो फलीदार जो होते हैं, जिनमें 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि इन सबको हम जब फोड़ते हैं, अगर फूटी हुई हैं, मतलब अगर अलग अलग हिस्से में है तब तो बात अलग है, ठीक है। ये होती तो साबुत हैं पर इनके 2 हिस्से होते हैं, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें जो होती हैं, इनमें क्या होती है, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है, ये प्रोटीन के सोर्स बोले जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें किससे मिली है, पेड़ पौधे से मिली हैं, इसका मतलब ये पादप सोर्स हैं। अब इधर चलते हैं तो ये जैसे कि मांस, मछली, पनीर, अंडे, दूध, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें जंतुओं से ही मिली हैं। अब दूध भी हमें जंतुओं से मिला है ना, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी, इसमें भी प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है, प्रोटीन भरपूर मात्रा में होती है। और आपको क्या बताएं, इनमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में होती है, ये हमारे जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इसलिए ये जंतुओं से मिलने वाले प्रोटीन के सोर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डायग्राम जो दिया गया है, अच्छा विटामिन वाला, पहले तो हम विटामिन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रोटीन हमारे शरीर में क्या लाभ पहुंचाती है, या हमारे शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता किस काम के लिए होती है, या हमारे शरीर की वृद्धि के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसका आंसर जो होता है वो होता है प्रोटीन। या हम फिर से अब इसको पढ़ देते हैं।
प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए होती है। मतलब प्रोटीन जो अगर हमें अपने शरीर की अच्छी खासी वृद्धि चाहिए, जैसे कोई छोटा बच्चा है तो कहते हैं उसको प्रोटीन खिलाओ, दालें खिलाओ, कई सारी चीज़ें, मतलब ऐसी चीज़ें खिलाओ जिनमें प्रोटीन हो। क्यों बच्चों को खाने के लिए बोला जाता है? क्योंकि भाई हम बड़े तो बढ़ चुके हैं, अब हमको बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। वृद्धि मतलब बढ़ना, छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी वृद्धि वो तो बढ़ते ही हैं। तो छोटे बच्चों को प्रोटीन देना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उनकी वृद्धि के लिए, उनके शरीर की वृद्धि के लिए ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और साथ में हम प्रोटीन से, ऐसा नहीं है आप बढ़ चुके हो तो आपको प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, आप मतलब 18 साल से ऊपर के हो गए तो आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी तो आपको प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोटीन की सबको ज़रूरत होती है, लेकिन छोटे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिससे उनकी वृद्धि जो होती है वो अच्छे तरीके से होती है और उनका मतलब सभी को स्वस्थ रहने के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। फिर लिखा है प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। मतलब जो हमारा प्रोटीन युक्त भोजन होता है इसको हम क्या कहते हैं? शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्रोटीन युक्त भोजन को हम क्या कहते हैं, तो प्रोटीन युक्त भोजन को हम शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। फिर लिखा है फिर उसके बाद लिखा है विटामिन जो होती है रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन जो होता है वो हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करते हैं। ठीक है, हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, किससे? रोगों से। विटामिन क्या करते हैं? विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। फिर विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को भी स्वस्थ रखने में सहायता प्रदान करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। आप समझ गए? तो विटामिन जो होते हैं वो हमारे कई सारे विटामिन होते हैं, ए, बी, सी, ई, के, ठीक है, और डी भी होता है। फिर ये इनके नाम भी अलग अलग होते हैं। के जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे बता देते हैं, आगे चलते हैं तो यहाँ पे लिखा है विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। मतलब हमारा बी भी कई प्रकार का, B12, B13, कई सारे हमारे विटामिन्स होते हैं जिनको हम बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इनका एक समूह होता है, इनको हम बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों तो हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। भाई अगर आपको अपनी त्वचा जो है अच्छी करनी है, ठीक है, और खूबसूरत बनानी, तो आपको विटामिन ए तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, और साथ ही हमारे आँखों को भी स्वस्थ रखती है। फिर विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी शरीर की सहायता करता है। भाई अगर आपके शरीर में दर्द रहता है, तो भाई मेरे शरीर में बहुत ही ज़्यादा दर्द रहता है। आप लोग अगर हमारे रेगुलर मतलब स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा, पहले मैं बोर्ड पे पढ़ाती थी, पर पढ़ाते ना डेली पढ़ाती थी ना, तो मेरे पैरों में काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी। तो फिलहाल अब मैं बैठ के ही पढ़ाती हूँ ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, पर पढ़ाती ज़रूर हूँ। ये मेरे पैरों में प्रॉब्लम इसलिए हो रही क्योंकि मेरे अंदर कैल्शियम की कमी है। हालांकि दूध पी लेती हूँ, फिर भी यार दवा भी चल रही है, लेकिन क्या करूँ। ठीक है, तो ये सारी जो कमी होती हैं किसकी वजह से होती हैं? विटामिन डी की कमी से होती हैं। और फिर यहाँ पे लिखा है विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र में दिखाए गए हैं। ठीक है, 2.9, तो 2.9 चित्र जो है वो हमारा ऊपर दिया गया है। ये हमारे कुछ चित्र दिए गए हैं, जैसे कि विटामिन ए के कुछ सोर्स दिए गए हैं जिनमें हमारा आम है, पपीता है, गाजर है। तो आम, पपीता, गाजर, मछली का तेल, दूध, ठीक है, इनमें क्या है? विटामिन ए जो है भरपूर मात्रा में होता है। हम आपको एक ऐसा सोर्स बता देते हैं, मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर चीज़ है। दूध अगर आप कुछ भी ना खाओ लेकिन आप डेली दूध पी रहे हो तो आपके शरीर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। दूध एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, अगर आप गाय का दूध पी रहे हो ना तब तो बेस्ट है। ठीक है, तो दूध में सारी विटामिन्स होती हैं।
ठीक है। और साथ में सारे जो मतलब ये हमारे जो सोर्स हैं, पोषक तत्व हैं, वो भी होते हैं, ठीक है। और चलिए आगे चलते हैं। विटामिन बी के कुछ सोर्स बताए गए हैं, ये हैं गेहूँ, चावल, यकृत, ठीक है। इनमें क्या होता है, विटामिन बी के स्रोत हैं। और गेहूँ चावल में तो आप जानते हो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की भरपूर मात्रा होती है, ठीक है। और ये हमारे विटामिन सी के कुछ सोर्स दिए गए हैं। विटामिन सी के सोर्स में जैसे कि संतरा, अमरूद, टमाटर, मिर्च, नींबू, आंवला, इन सब चीज़ों में क्या होता है, विटामिन सी के सोर्स होते हैं। भाई आपको एक और बात बता देते हैं, हालांकि इसमें नहीं लिखी होगी, ठीक है। मिर्च आप ज़रूर खाइए, हरी वाली, लाल मिर्च नहीं खानी चाहिए, हरी मिर्च ज़रूर खाएं। मैं अपने खाने में बिना मिर्च, चाहे जितना अच्छा खाना बना हो, अगर खाने में हरी मिर्च नहीं है तो भाई खाना अच्छा नहीं लगता है। ये तो रही मेरी बात। और मैं इतनी मतलब हाँ खाती हूँ, इतनी ज़्यादा भी नहीं कि 10-5 ले ली और खा ली, हाँ 1, 2, 3 चल जाती हैं, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, और मुझे जो मिर्च कड़वी ना हो वो मिर्च है क्या, मिर्च कड़वी अच्छी लगती है। जो कड़वी वाली मिर्च है वो ज़रूर खाना चाहिए खाने के साथ। इससे आँखों की रोशनी जो है बहुत अच्छी रहती है। आप चाहें जितना काम करो, मतलब मोबाइल चलाओ, कुछ भी करो, लैपटॉप चलाओ, टीवी देखो, अगर आप हरी मिर्च खाने में ले रहे हैं तो आँख आपकी हमेशा सही रहेगी। मैं इतनी मिर्च खाती हूँ तो मेरा 5 साल का बेटा मुझे देख देख के मिर्च खाने लगा था। फ़िलहाल अब उसने बंद कर दिया है, क्योंकि एक बार उसने कड़वी मिर्च खा ली तो उसकी बज गई सीटियाँ। उसके बाद उसने तब से मिर्च नहीं खाई है। लेकिन अच्छी बात है मिर्च खाना, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये विटामिन डी के कुछ सोर्स दिए गए हैं, जैसे दूध, मक्खन, यकृत, अंडे, मछली, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये विटामिन डी के सोर्स हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ये आयोडीन के कुछ मुख्य स्रोत दिए गए हैं, जैसे आयोडीन के लिए इन्होंने पालक बताई है, मछली बताई है, अदरक बताई है, और ये केकड़ा टाइप में रखा हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं आयोडीन के स्रोत हैं। और फिर फास्फोरस के कुछ स्रोत में इन्होंने दूध दिखाया है, और गेहूँ दिखाया है, मिर्च दिखाई है, केला दिखाया है, चावल दिखाया है। तो ये फास्फोरस के सोर्स हो गए। हालांकि ये आपके पेपर के लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी बुक में है तो मैं पढ़ा रही हूँ। लोह के कुछ स्रोत, मतलब जिनमें आयरन होता है। आयरन हमारे खून के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यकृत दिया गया है, और अमरूद दिया गया है, ये हमारी पालक दी गई है, सेब दिए गए हैं। कैल्शियम तो हमारी बॉडी के लिए है ही इम्पोर्टेंट। कैल्शियम में दूध और अंडा 2 चीज़ दिखाई गई हैं, ठीक है। ये हमारे कुछ खनिज लवणों के स्रोत हैं। तो खनिज लवण में क्या क्या आते हैं आपको समझ में आया हो गया। कैल्शियम आता है, फास्फोरस आता है, आयोडीन आता है, और आयरन आता है। ये होते हैं हमारे खनिज लवण, ठीक है। इसके बाद इन्होंने एक बात बोली है, हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। जैसे कि आप जानते हो कि सबको पता है, ठीक है, कि हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं उनको चलने के लिए अपना भोजन जो होते हैं किससे बनाते हैं, सूर्य की रोशनी से बनाते हैं। इसी तरीके से हमारा शरीर हम अपना भोजन नहीं बनाता है, वो बात नहीं कर रही हूँ। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी जो है उसका निर्माण कर लेता है, ठीक है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो गई है। तो ये बात बिल्कुल सही है। पहले क्या होता था, शहर में लोग नहीं इतना रहते थे, गाँव में रहते थे। गाँव में एक बड़ा सा घर होता था, बड़ा सा आंगन होता था, और सारे काम उसी आंगन में लगभग होते थे। रूम में जब सोना होना होता था या कुछ, ठीक है, कुछ करने गए तो रूम में जाना होता था, वरना हम खुली जगह में रहते थे। खुली जगह में आती थी धूप, तो विटामिन की कमी नहीं होती थी। तो किसी सब लोग एकदम स्ट्रांग बने रहते थे। अब सबके अपने अपने भैया घर हैं, घर के ऊपर सबकी छत है, और छत के ऊपर हमारे सूरज महाराज हैं। और सूरज महाराज तो छत से ऊपर है ना, मतलब हम उनकी रोशनी हमारे घर के अंदर आती ही नहीं है। जब रोशनी नहीं अंदर आती तो हमारी बॉडी क्या विटामिन डी बनाएगी। इस वजह से ऐसा हो जाता है कि विटामिन की कमी हो जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिससे हमारे हाथ पैरों में दर्द होता है, किस कैल्शियम की कमी हो जाती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अब देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। मतलब ये जो खनिज लवण होते हैं इनकी मात्रा हमें चाहिए है, पर
अल्प मात्रा में हमको मिल जाए हमारे लिए बहुत है। ठीक है, शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। अब ऐसा नहीं है कि आपने एक खनिज ले लिया, मतलब एक खनिज का मतलब हुआ आपके शरीर में कैल्शियम भरपूर मात्रा में है पर फास्फोरस नहीं है, आयोडीन नहीं है, आयरन नहीं है, तो ये काम नहीं चलेगा। ठीक है, आपको हर चीज़ अल्प मात्रा में चाहिए पर हर चीज़ की आवश्यकता तो होगी ही। ठीक है, और फिर इन्होंने बोला है विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोतों को 2.10 में दर्शाया गया है, तो वो चीज़ हमने आपको दिखा दी है। फिर बोला है अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। मतलब अधिकांश खाद्य पदार्थ मतलब अधिकतर हमारे खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनमें कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब ऐसा तो मुश्किल ही है कि एक खाद्य पदार्थ में एक ही प्रॉपर्टी हो, एक ही पोषक तत्व हो। बहुत सारे पोषक तत्व हैं जिनमें एक से अधिक पोषक तत्व होते ही होते हैं। मतलब ठीक है, तो अगर हम एक चीज़ खा रहे हैं, अंडा अगर हम खा रहे हैं तो अंडे में प्रोटीन है, ठीक है, और उसमें हमारा क्या बोलते हैं कैल्शियम भी है। ठीक है, कई सारी चीज़ें हैं अंडे में। ठीक है, तो विटामिन भी हैं। ठीक है, तो एक अंडा खाने से हमको कई सारी चीज़ें मिल रही हैं। अब ये नहीं है कि आप प्रोटीन के लिए अलग खाओ, कार्बोहाइड्रेट के लिए अलग खाओ, वसा के लिए अलग खाओ। कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें कई सारी चीज़ें हमको मिल जाती हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे लिखा है आपने भी सारणी 2.2 में प्रेक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। ठीक है, तो इस बात का मतलब क्या हुआ, एक्चुअली इन्होंने बात क्या कही है, जैसे कि चावल जो है, ठीक है, चावल में विटामिन भी पाई जाती हैं, खनिज भी पाए जाते हैं, साथ में चावल को इतनी यानी चावल में हमें विटामिन भी मिल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट भी मिल रही है, ठीक है, और खनिज भी मिल रहा है हमें चावल में। फिर भी हम चावल को यही क्यों कहते हैं कि ये हमारा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। यही हमने पढ़ा है ना, चावल एक कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, जबकि इसमें सारी चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भरपूर है। बाकी सारी चीज़ें हैं पर इनकी मात्रा भरपूर है। जिस चीज़ की मात्रा भरपूर होती है उसमें हम कह सकते हैं कि भाई ये चावल जो है कार्बोहाइड्रेट से समृद्ध है। ठीक है, आगे चलते हैं तो यहाँ पे लिखा है इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये बात तो मैंने आपको बताई दी थी जब हमारा रुक्षांश शब्द आया था, तो ये कह रहे थे ये इन सब चीज़ों पोषक तत्वों के अलावा भी हमें रुक्षांश, ठीक है, और साथ में जल की आवश्यकता होती है। रुक्षांश तो मैंने बता ही दिए थे, रेशे होते हैं। ठीक है, और फिर लिखा है हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। मतलब जो रुक्षांश जो होते हैं ज़्यादातर 99% जो होते हैं उनकी इसकी पूर्ति जो है सिर्फ हमें पादपों से ही पादप मतलब पेड़ पौधे से ही हो सकती है। अब पेड़ पौधे का मतलब कोई भी नहीं पेड़ पौधा खा लो, कोई भी पेड़ पौधा खा लो, ऐसा नहीं है। रुक्षांश वाले भी कुछ पौधे अलग होते हैं जिनमें ये कुछ प्रॉपर्टी पाई जाती है, जैसे कि हमारे बताया तो ना ऑरेंज जो होता है हमारा संतरा होता है, ठीक है, उसका जो ऊपर वाला छिलका नहीं, जो अंदर स्लाइस के ऊपर जो छिलका होता है ट्रांसपेरेंट वाला, ठीक है, उसकी बात हो रही है। फिर उन्होंने बोला है रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, मतलब जो साबुत हमारे क्या होते हैं अन्न होते हैं, ठीक है, उनकी बात की जा रही है। दाल, आलू, ताजे फल, सब्जियां। रुक्षांश हमारे शरीर को कई पोषक प्रदान करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है। इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करती थी। तो यही बताया था डाइजेशन सिस्टम होता है, काफ़ी हेल्प करता है, इसलिए रुक्षांश का लेना हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, फिर लिखा है जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। मतलब जल जो होता है भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। ठीक है, यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीनों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। तो मतलब जल जो होता है हम जो भोजन लेते हैं, ठीक है,
ये जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो जल की सहायता से ही, मतलब जल क्या सहायता करता है, ये जो हम भोजन ले रहे हैं इनको क्या करता है, इसको भाई हम थोड़ा बहुत तो अपने दांतों से पचाते हैं, फिर क्या होता है ये हमारे बॉडी में जाके ये क्या कहते हैं ग्राइंड होता है जाके, फिर उसके बाद इसमें वाटर मिलके ग्राइंड होता है। तो मतलब इसमें वाटर मिला और जो चीज़ हमारे इसमें भोजन में जो पोषक तत्व थे वो इसी जल के माध्यम से ही हमारे शरीर के विभिन्न पार्ट्स में रिस जाते हैं। एज ए विटामिन जो भी हम चाहिए होता है, जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो हमारे शरीर में मिल जाते हैं इसी जल की सहायता से। और साथ में जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो जल के माध्यम से ही निकलते हैं, चाहे पसीना हुआ चाहे यूरिन हुई, ठीक है। तो जल का हमारे बॉडी मतलब हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। फिर ये करें हमारे शरीर को जितने यार क्या लिखा है, समानता हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध, चाय आदि। मतलब ये सब चीज़ें भी लिक्विड फॉर्म में ही होती हैं। जल तो है ही लिक्विड फॉर्म में, दूध भी और चाय भी, ये सारी लिक्विड फॉर्म में ही है, तो इनको हम एज ए जल यूज़ कह सकते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। मतलब जल तो जल हम लेते ही हैं, डायरेक्ट लेते ही हैं, साथ में क्या अन्य कोई चीज़ भी है जो हमारे शरीर जिससे हमें जल मिलता है, खाद्य सामग्री। तो इन्होंने क्रियाकलाप 3 बोला है। तो क्रियाकलाप 3 में क्या दिया गया है, एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल लें। मतलब आपको ये नींबू लेना है या टमाटर जैसा, मतलब इस टाइप का फल लेना है जिसमें थोड़ा सा रस वस निकलता हो, ठीक है। इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसे करते समय आपके हाथ गीले हो रहे हैं, तो आप ही बताइए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके हाथ गीले होते हैं कि नहीं है? तो बिल्कुल गीले होते हैं भाई, इनसे जूस टपकता है, रस निकलता है, या कह लो लिक्विड फॉर्म में कुछ पदार्थ निकलते हैं जिनको हम जल की श्रेणी में रख सकते हैं, पर यह जल नहीं है, ठीक है। जब आपके घर में किसी भी फल या सब्जी को काटा या छीला या मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसे करते समय आपके ऐसे ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिससे पानी की मात्रा अधिक होती है। जैसे कि हम खीरा काटते हैं या तरबूज काटते हैं, तरबूज में तो पानी की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, जल की मात्रा, ये सारे जिनमें जल वाले स्रोत होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें लिक्विड ज़्यादा होता है, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि कुछ पदार्थ जैसे कि हमें हमारे शरीर को पानी की आवश्यकता है, हम पानी नहीं पीना चाहते हैं, नहीं मन है हमारा, कुछ खाने का मन कर रहा है, पर हमारे शरीर में जल की भी कमी है, तो हम तरबूज खा लेंगे तो हमारा पेट भी भर जाएगा, साथ में हमारे शरीर में जो पानी की कमी हुई थी तो वो पानी की कमी भी दूर हो जाएगी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है, ठीक है, तरबूज वाला, ठीक है। फिर इसके आगे हम चलते हैं और इन्होंने ये बात भी बोली है कि जैसे कि ये कहा है कि कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम बनाते हैं, जैसे कोई खाना बनाया उसमें हमें जल डालना पड़ता है उस चीज़ को पकाने के लिए, तो वहाँ से भी जैसे कोई ग्रेवी हमने बनाई, ठीक है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनाई लेकिन ग्रेवी बनाई है हमने, तो उसमें भी जल डाला है ना, तो उस चीज़ को भी हम ले रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे जल के फॉर्म में ही जा रहा है, तो उससे भी कहीं ना कहीं थोड़ी ही, ठीक है, थोड़ी ही सही पर जल की पूर्ति हो रही है। फिर अगला आता है हमारा संतुलित आहार, ठीक है। संतुलित आहार में हमने देखा समानतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। तो आहार किसे कहते हैं, तो आहार वही है पूरे दिन में जो भी हम खा रहे हैं वही हमारा क्या है, आहार है, उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर की को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम। मतलब आहार क्या है, सबसे पहली बात तो हम बता ही चुके हैं, फिर भी आप ध्यान से सुन लो। आहार क्या है, जो भी हम पूरे दिन में खाते हैं वही हमारा क्या है, आहार है, ठीक है। तो हमारे स्वस्थ शरीर के लिए अच्छे संतुलित आहार का होना जरूरी है। अच्छा आहार, संतुलित आहार होता क्या है, संतुलित आहार वो आहार होता है जिसमें सभी पोषक तत्व हों जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, क्या बोलते हैं, स्वस्थ रखने के लिए
क्या स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक हो, ठीक है, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक हो, ठीक है, वही हमारा संतुलित आहार है, ठीक है। अब ये नहीं, संतुलित आहार का मतलब ये नहीं हो गया है कि आप संतुलित आहार, भैया किसी ने कह दिया भैया तुम संतुलित आहार खाओ, तो इसका मतलब ये नहीं आप करने लगे कि आप तो भैया सिर्फ संतुलित आहार खाए जा रहे, मतलब आपके अंदर पोषक तत्वों की अधिकता हो गई है। तो भाई हमें संतुलित आहार करना है जिसमें पोषक तत्वों की ना कमी हो ना पोषक तत्व ज़्यादा हो। हमारा शरीर कुछ भी ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, कुछ भी कम को झेल नहीं सकता है। जैसे कि आप कभी कभी देखते होंगे, आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, आपका पेट भर गया, पेट भरने के क्या बाद होता है, या तो हमारे पेट में बहुत तेज़ दर्द होता है या तो हम उल्टी करने जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो जो अधिकता है वो हमारा शरीर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है, वो हमारा शरीर मंजूर ही नहीं कर पा रहा है कि भैया ज़्यादा हो गया है मत करो। लेकिन आपका पेट भर गया है पर आपका मन नहीं भरा, ठीक है। अब नहीं मन भरा तो आपका शरीर है भाई वो तो बाहर निकाल ही देगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या लिखा है, इसके बाद इन्होंने लिखा है, क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये बात इन्होंने बिल्कुल सही बोली है कि एक ही आहार की आवश्यकता होती है, एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है। तो इस बात से तो नहीं एग्री हैं कि भाई भैया एक ही प्रकार का आहार कैसे ले सकते हैं, नहीं ले सकते, ठीक है। दिमाग भी नहीं लेगा, दिल भी नहीं लेगा, बॉडी भी नहीं लेगी, ठीक है। फिर क्या है, क्या आप यह सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? बिल्कुल निर्भर करता है, क्यों नहीं निर्भर करेगा। अगर आप संतुलित आहार लेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। आप अगर स्वस्थ हैं तो ज़्यादा कार्य कर पाएंगे, ठीक है। एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका चार्ट तैयार करिए, ठीक है। जाँच कीजिए कि जो प्रतिदिन जो आप भोजन करते हैं उसमें सभी पोषक तत्व हैं कि नहीं, मतलब आपको चेक करना है, ठीक है। आपने संडे को क्या खाया, मंडे को क्या खाया, ट्यूसडे को क्या खाया, मतलब आपको देखना है इनमें कौन कौन से पोषक तत्व हैं, सभी पोषक तत्व आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। फिर इन्होंने लिखा है दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, ठीक है, मूंग व चना, किडविन भोजन। किडविन भोजन क्या होता है? दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, ये होता है किडविट भोजन। किडविट भोजन क्या होता है? जैसे कि भाई हमें इडली बनानी है, किडविट का मतलब, ये किडविट का मतलब क्या हुआ? किडविट का मतलब हुआ है कीड़े वाला भोजन नहीं, ठीक है, कीड़े वाला भोजन नहीं इसको बोलेंगे। किडविट का मतलब शब्द से मतलब यही निकल रहा है, पर मतलब इसका कहीं ना कहीं क्लोज भी है। जैसे कि इडली हमने बनाई, ठीक है, साउथ इंडियन फूड में इडली और क्या बोलते हैं ढोकला, डोसा, ये सारी चीज़ें जो हैं हमने इनका बैटर तैयार किया, ठीक। फिर हमने इस बैटर को थोड़ी देर के लिए मतलब कुछ घंटे के लिए रखा। क्यों रखा? क्योंकि ये जो है फूल जाए, बोलते हैं ना फूल जाए, इसमें थोड़ा फ्लफ़ी हो जाए, ठीक है। ये फ्लफ़ी मतलब क्यों हो जाता है? क्योंकि ये किडविट हो रहा है, किडविट हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे साउथ इंडियन फूड को हम किडविट भोजन भी बोलते हैं, ठीक है। आटे का मिश्रण मतलब मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज, दालों से बना केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां, हमारे इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। मतलब अगर आपको संतुलित आहार लेना है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगा खरीद के लाओ खाओ। हर चीज़ में सस्ती से सस्ती चीज़ में आपको संतुलित आहार मिल सकता है और महंगी से महंगी चीज़ों में तो मिल ही सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है, पहली यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या जंतुओं के भोजन में भी ये सभी उपस्थित होते हैं? क्या उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है? तो भाई देखते हैं, ये उत्सुक है, मतलब क्या कह रही है? जंतुओं के भोजन में भी मतलब ये सभी अवयव होते हैं, मतलब हमारे जो जंतु होते हैं, ठीक है, इनको भी संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है कि नहीं, ये बस ये जानना चाह रही है, ठीक है। फिर इन्होंने लिखा है कि इसके पहले इन्होंने लिखा था कि उचित प्रकार का भोजन पर्याप्त ही नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट ना हो। मतलब कि अब जैसे कि कोई चीज़ आप पका रहे हैं, अब हमने जैसे कि आलू की बात की, आलू जो है
उसमें क्या है, मंड की मात्रा ज़्यादा है, स्टार्च है उसमें, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। पर अब आपने क्या किया, आप उसको पकाते ही जा रहे हैं। तो भाई किसी चीज़ को आप पका रहे हो तो उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कम तो होंगी नहीं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप जैसे कि कोई सब्जी है, आप उसको पकाइए, बिल्कुल पका के खाइए, लेकिन इतना ज़्यादा मत पका दीजिए कि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके गुण हैं, वो चले जाएं। मतलब खाना बनाने का भी एक ख़ास तरीका होता है संतुलित आहार बनाने का, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उसके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज लवण होते हैं। दाल और चावल और दालों में बार बार धोने से उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं। मतलब कोई भी सब्जी हो, उसकी अंदर तो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो पोषक तत्व तो हैं, पर उसके बाहरी लेयर में भी कुछ पोषक तत्व होते हैं। भाई कुछ पोषक तत्व होते हैं, वो मानते हैं, पर हर सब्जी को हम यूं ही नहीं खा सकते हैं। हमें धुलना तो ज़रूरी है, पर उसको धुलने का भी कई तरीके होते हैं। तो हमें अच्छे से धुलना है, पर इतना ज़्यादा रगड़ के नहीं धुलना है कि उसके ऊपरी लेयर में जो पोषक तत्व हैं वो चले जाएं। हमें बस मिट्टी उतारनी होती है, ठीक है, सब्जियों की, ठीक है, एक बार धुल लेना होता है। मिट्टी नहीं भी होती है, लेकिन फिर भी धुल के हम उसको खाते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे बैक्टीरिया, जर्म्स वगैरह कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। क्योंकि हम अपने घर में तो सब्जियां उगाते नहीं हैं, हो सकता है कुछ के घर में सब्जियां उग रही हों, पर हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है। तो सब्जियां जो हैं वो हम अगर भैया घर में भी उगा रहे हो, फिर भी हमें एक बार तो धुलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हमको सब्जी धोने के भी कुछ तरीके होते हैं जिससे उनके पोषक तत्व खत्म ना हो, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर लिखते हैं ये, हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है और इसे पचाने में आसानी होती है, ठीक है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। अब इस बात को भी ध्यान से सुनिए। जैसे कि इन्होंने कहा है कि भाई हम धुलते हैं तो कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, बात बिल्कुल सही है। और एक और बात ध्यान रखना कि अगर जैसे कि आप धनिया का मतलब काट रहे हो, धनिया किसी सब्जी में डालना है, सोया नहीं, ग्रीन कलर का धनिया सोया होता है जो, ठीक है, यूपी वाले जानते होंगे। मैंने देखा है कि अक्सर दिल्ली साइड में या उधर मुंबई साइड में क्या होता है, लोग जानते ही नहीं है क्या होता है सोया, ठीक है। तो क्या करना है, ऐसी सब्जियां जो पालक अलग है, आप ऐसा मत करिए, उसको पहले काट लीजिए फिर धोइए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे तो आप उसकी आधी से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ले जा रहे हो, पानी में धुल डाल रहे हो। आप पहले इसको अच्छे से धुलिए फिर काटिए, ठीक है। मैं कभी भी काटने के बाद धुलती नहीं हूँ, घर में भी अगर ऐसा कोई कर देता है मैं उसको टोक देती हूँ, ठीक है। पहले आपको धुलना है फिर काटना है। फिर ऐसे ही इन्होंने कहा है कि आपको पकाने मतलब भोजन जब हम जैसे कि पकाते हैं, कभी क्या होता है कि पालक की दाल बनानी होती है, या कह लो पालक की दाल हुई या पालक का पराठा बनाना हुआ, तो क्या किया जाता है इसके लिए, अगर हमें उसको उबाल के बनाना है तो पालक उबाली जाती है, ठीक है, पालक उबाली तो पालक का पानी जो है कुछ हमारा कुकर में रह जाता है, उस पानी को कुछ लोग क्या करते हैं फेंक देते हैं। तो मेरे ख्याल से उस पानी को फेंकना नहीं चाहिए, उसमें ही आटे को मार लेना चाहिए, या सब्जी बना रहे हो तो उसी पानी का यूज कर लेना चाहिए। अगर आप उस पानी को फेंक दे रहे हो ना, तो समझ लो 80 से 90% प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपने पानी में वेस्ट कर दी, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, इन्होंने लिखा है पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाती है, ठीक है। मतलब विटामिन सी वाले स्रोत हैं जैसे कि खट्टे पदार्थ, ठीक है, जैसे आम हुआ, नींबू हुआ, ऑरेंज हुआ, ये हालांकि पका के नहीं खाए जाते हैं लेकिन फिर भी मैं नाम गिना रही हूँ, ठीक है। अगर हम इनको पकाते हैं तो क्या होता है कि इनमें जो विटामिन सी होती है ना, तो वो नष्ट हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। हाँ, आम की सब्ज़ी बनती है, मैंने खाई है, एक बार बड़ौत में खाई है। एक मेरा एडमिशन होना था पॉलीटेक्निक में, बड़ौत में एक पापा के दोस्त हैं, उनके यहाँ मैं रुकी थी और उनके यहाँ पहली बार मैंने आम की सब्ज़ी खाई। आम की सब्ज़ी, अभी तक आम को मैंने चूसा था पर पहली बार आम की सब्ज़ी खाई, हाँ अच्छी थी, ठीक है।
फिर उसके बाद लिखा है, क्या यह उचित नहीं होगा हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? तो बिल्कुल बिल्कुल उचित होगा। मेरे फूफा थे जो वो क्या करते थे, पालक को यूं ही कच्चा काट पीट के नमक वमक डाल के अच्छे से उसका सैलड बना के खाते थे। लेकिन मैं नहीं खा सकती मैं, पर वो खा लेते थे। ठीक है। और फिर लिखा है इन्होंने, बूझों ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। ठीक है। तो उसने सोचा, क्या बूझो जो है, बूझा एक लड़का है, पहली एक लड़की है आपकी बुक में, तो वो सोच रहा था हर समय क्या हम वसा युक्त भोजन खा सकते हैं? बिल्कुल नहीं खा सकते यार। फिर इन्होंने बोला, एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने अपनी तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन ही खाया, इसके अलावा कुछ नहीं खाया। मतलब उसने क्या, समझ लो आप पढ़ रहे हो, आपने सोचा कि भाई वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है और कार्बोहाइड्रेट से भी हमें ऊर्जा मिलती है। कॉल आ गई है। मैं क्या कह रही थी, मैं कह रही थी कि भाई उसने सोचा कि अरे भाई वसा से भी हमें मिलती है खूब सारी ऊर्जा और कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा मिलती है, तो क्यों ना हम वसा वाला खाना खाएं। भाई वसा वाले खाने में तो वसा तो वही होता है जिसमें तेल होता है। भाई हम समोसे खाएं, पकौड़ी खाएं, रबड़ी खाएं और क्या क्या खाया, पेड़ा खाएं, पूड़ी खाएं। तो उसने सोचा कि भाई हमें कार्बोहाइड्रेट वाला नहीं खाना, क्योंकि उसमें उतना टेस्ट ही नहीं है, उससे ज़्यादा टेस्ट तो हमें वसा में मिल रहा है। तो उसने सोचा जब हमें उससे भी ऊर्जा मिल रही है तो क्यों ना हम वसा वाला ही खाना, अच्छा टेस्टी वाला खाना खाएं। तो उसने खूब सारा, मतलब समोसा, पूड़ी, धनिया मिर्चा नहीं समोसा, पूड़ी, रबड़ी, पेड़ा ये सब खूब खाया। ठीक। उसके बाद इसके अलावा उसने कुछ नहीं खाया। फिर आखिर हुआ क्या, चलिए देखते हैं। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि वह ठीक था? बोलो, क्या उसका ऐसा सोचना ठीक था? क्योंकि वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है और कार्बोहाइड्रेट से भी हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा था निसंदेह नहीं। तो भाई ये चीज़ बिल्कुल गलत है। मैं यहाँ पे अंधेरा कायम रहे नहीं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ बिल्कुल गलत है। ठीक है। भाई हम जब छोटे थे ना तो आता था शक्तिमान, उसमें थे हमारे दमराट किलबिश। ठीक है। वो करते थे अंधेरा कायम रहे। ठीक है। तो फिर क्या हुआ, तो ये बात भाई बिल्कुल गलत है। उसने बूझो नहीं, ये जो सोचा था बिल्कुल गलत सोचा था कि ऐसा करना चाहिए कि मैं वसा युक्त भोजन खा लूँ, उससे भी मुझे ऊर्जा मिलेगी, और वसा युक्त मतलब कार्बोहाइड्रेट खा के क्या करना। ठीक है। ऊर्जा लेनी है, इधर से लो चाहे उधर से लो, यार इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, है बात तो एक ही है। पर उसका ये सोचना जो था बिल्कुल गलत था। इतना अधिक वसा युक्त भोजन हमारे लिए, आप देख रहे हो ना, ये जो बूझो इतना स्मार्ट लगता था, जो पहली के साथ इधर उधर घूमता रहता था, इसकी क्या हालत हो गई है। देखो जरा, पेट कहाँ जा रहा है, शकल कहाँ जा रहे हैं, आंखें कहाँ जा रही हैं, बाल कहाँ जा रहे हैं। देखना ऐसी ही हालत हो जाती है, सच में ऐसी हालत हो जाती है अगर आप ऐसा खाओगे। ठीक है। पूड़ी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। हाँ पहले खा लिया करते थे, अब जिस दिन घर में पूड़ी बनती है ना, मेरा मुंह ऐसे हो जाता है, आई हेट पूड़ी। सच में मुझे नहीं पसंद पूड़ी। हाँ समोसा पसंद है, समोसा मेरा फेवरेट है। आपका क्या फेवरेट है बताना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपका फेवरेट क्या है। मुझे समोसा बहुत पसंद है। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। इतना वसायुक्त भोजन जो है बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। ठीक है। तो क्या है, अगर आपको भाई मोटा होना है तो बहुत ज़्यादा वसा खा लीजिए, लेकिन वो मोटापे के साथ साथ कई सारे रोग भी दे देगी। ठीक है। रोग नहीं चाहिए ना, मोटापे से ही रोग आते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग जो है वो है अभावजन्य रोग। क्या है? अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग का मतलब क्या है? एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, ठीक है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उस अभाव से ग्रसित हो जाता है। मतलब क्या है इस बात का? तो इस बात का मतलब है कि भाई कोई इंसान है, ठीक है, अपने डेली भोजन ले रहा है,
पर्याप्त मात्रा में भोजन ले रहा है, पर मतलब उसके भोजन में किसी भी ऐसा उसका भोजन रहता है कि कभी इस पोषक तत्व की कमी रह गई तो कभी उस पोषक तत्व की कमी रह गई। ये जो कमी है जो उसकी चल रही है काफ़ी लंबी अवधि से चल रही है, मतलब उसका भोजन काफ़ी दिनों से इस तरीके का आ रहा है, तो वह व्यक्ति जो है अभाव से ग्रसित हो सकता है। मतलब उसके पोषक तत्वों का अभाव हो गया है ना उसके शरीर में, तो वो अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। मतलब क्या हुआ इस बात का, मतलब अगर हमको किसी पोषक तत्वों की कई काफ़ी लंबे समय से कई पोषक तत्वों की कमी चल रही है हमारे शरीर में, तो हमारे शरीर में उस पोषक तत्व का अभाव हो जाता है, जिससे हमारे शरीर में कई बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। कई विकृतियों का मतलब हुआ हमारे शरीर टेढ़े हो गए, मेढ़े हो गए, कुछ भी हो सकता है, यही होती हैं विकृतियां। ठीक है, वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। मतलब जिन चीज़ों की कमी हमारे शरीर में, जिन पोषक तत्वों की कमी हमारे शरीर में काफ़ी लंबी अवधि से होती है, तो ऐसे रोगों, इससे जो रोग उत्पन्न होते हैं उनको हम अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध हो जाना, चेहरे पे सूजन आना, बालों का झड़ना, त्वचा की बीमारियां, पेचिश आदि। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे अभावजन्य रोगों में आती हैं। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। मतलब क्या हुआ इस बात का, इस बात का मतलब हुआ अगर कोई व्यक्ति का मतलब यहाँ से एक बड़े इंसान से नहीं है, बड़े इंसान का मतलब 18 साल से ऊपर इंसान के लिए नहीं है। ये बात उस बालक की जा रही है जिसकी वृद्धि हो रही है। अगर उसके खाने में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी है तो वो उसकी लंबाई बढ़ना, ठीक है, कम हो जाएगी। ठीक है, उसकी वृद्धि जो अच्छे से नहीं हो पाएगी, वो दुबला पतला रह जाएगा। ठीक है, और वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ रहेगा। पर अगर कोई बड़ा 18 साल से बड़ा व्यक्ति है, उसने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन नहीं लिया है तो वो दुबला पतला हो जाएगा। ठीक है, और उसकी वृद्धि तो ऑलरेडी हो चुकी है जितनी होनी थी, पर वो दुबला पतला जरूर हो जाएगा, वो चल भी नहीं पाएगा। मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाएगी। ठीक है, विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग तथा विकृतियां उत्पन्न हो सकती हैं। इनमें से कुछ सारणी में दर्शाए गए हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। मतलब अगर आपको अभावजन्य रोगों से मुक्ति चाहिए तो आपको क्या करना होगा, संतुलित आहार लेना होगा। क्या लेना होगा, संतुलित आहार लेना होगा। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण समान है। मतलब हमने क्या देखा था, पिछले चैप्टर में भी हमने देखा था, इस चैप्टर में भी देखा, चाहे नॉर्थ इंडियन हो, चाहे साउथ इंडियन हो, चाहे वेस्टर्न हो, चाहे हमारे ईस्टर्न हो, कोई भी हो, चाहे हमारे आउट ऑफ कंट्री हो, ठीक है, चाहे फॉरेनर हो, सबका भोजन चाहे कितना ही डिफरेंट हो, पर सबके भोजन में पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, जिससे उनका शरीर स्वस्थ रहता है। ठीक है, फिर इन्होंने बोला है यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो इतना हो गया। तो अब हमारा एक दिया गया है सारणी दी गई, सारणी को देख लेंगे, फिर इसके बाद प्रमुख शब्द दिए गए हैं, तो हमारा चैप्टर जो है इसके बाद कंप्लीट हो जाता है। सारांश दिया होगा तो उसको भी पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर चैप्टर जो है हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। और भाई जाने से पहले हम आपको कुछ बातें बता देते हैं। देखो, अगर आपको इमेजेस से, यहाँ पे मैंने आपका प्रॉपर चैप्टर जो है उसको पढ़ाया है, अगर आपको इमेजेस से देखना है इस चैप्टर के मतलब मेन पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो आपको पढ़ने हैं वीडियोस फॉर्म में, एज ए प्रैक्टिकल देखना है, पढ़ना है। तो इसके लिए आपको हमारे दूसरे चैनल जोजस स्टडी साइंस पे जाना होगा। यहाँ पे मैं आपको बुक से पढ़ा रही हूँ, वहाँ पे मैं प्रॉपर नोट्स बना के
ठीक है, बोर्ड पे पढ़ाऊँगी। आप जा सकते हो हमारे चैनल जोजस स्टडी साइंस पे, कुछ क्लासेस डली हुई हैं, आप वहाँ पे देख सकते हो कि मैं वहाँ पे कैसे पढ़ाती हूँ, ठीक है। और साथ में ही हमारा एक ऐप है जोजस स्टडी, इसी चैनल के नाम से, उस पर जाइए और हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, ठीक है, जहाँ पे आपको फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक की सारी बुक्स मिलेंगी, ठीक है, उनके सारे चैप्टर्स मिलेंगे और साथ में कुछ सलूशन जो मैंने डाले हुए हैं, धीरे धीरे मैं डाल रही हूँ, वो सब आपको मिल जाएंगे। तो उसको डाउनलोड ज़रूर कर लेना और वहाँ पे भी आप अपनी क्लासेस देख सकते हो, वहाँ पे भी मैं अपनी क्लासेस डालती रहती हूँ, ठीक है। वहाँ पे वह आप देख सकते हो, चाहे तो यहाँ पे देख लो, चाहे तो ऐप पे जाके देख लो, ठीक है। और अगर आपकी मैथ्स जो है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, यहाँ पे तो आप मैथ्स पढ़ ही रहे होगे, ठीक है। अगर आपकी मैथ्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, तो इसके लिए आप मेरे दूसरे चैनल जोजस बेसिक मैथ पे जाइएगा, वहाँ पे आप अपने सारे डाउट क्लियर करिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग विकार, जैसे कि विटामिन दिए गए हैं, अभावजन्य रोग दिए गए हैं, उनके लक्षण दिए गए। विटामिन ए दिया गया है, जिसमें विटामिन ए में क्षीणता, दृष्टिहीनता दी गई है। मतलब अगर विटामिन ए की कमी है हमारे शरीर में तो क्षीणता, दृष्टिहीनता, मतलब हमको सही से ना दिखने वाला रोग हो जाएगा। और लक्षण क्या होंगे? कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरीके से ना दिखाई देना, मतलब। और विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन D की कमी से रिकेट्स होता है, कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंत क्षय होता है। दंत क्षय का मतलब दांत जो होते हैं वो घिसने लगते हैं, कह लो कीड़े लगने लगते हैं, ठीक है। आयोडीन की कमी से घेंगा हो जाता है, जिसे गॉइटर कहते हैं। लोह की कमी से, आयरन की कमी से अरक्तता हो जाती है। और बेरी क्या होता है? बेरी में क्या होता है? दुर्बल पेशियाँ हो जाती हैं, काम करने की ऊर्जा में कमी हो जाती है। और विटामिन C जो होते हैं उसके लक्षण जो होते हैं, मसूड़ने में खून निकलने लगता है, घाव बढ़ने में अधिक समय लगता है। और रिकेट्स जो होता है, क्या होता है? अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, ये होता है रिकेट्स, ठीक है। कैल्शियम की कमी से क्या होता है? अस्थियां और दंत क्षय होता है। इसके लक्षण है कमजोर अस्थियां और दंत क्षय, ठीक है। और आयोडीन की कमी से घेंगा हो जाता है, क्या होता है? गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता, ठीक है। बच्चे जो होते हैं मंद बुद्धि के हो जाते हैं इसकी कमी से, आयोडीन की कमी से, इसीलिए आयोडीन नमक खाना चाहिए, ठीक है। और हमारे यहाँ पे गले में क्या होता है? ग्रंथि होती है गर्दन में, वो फूल जाती है, उसको घेंगा कहते हैं। अरक्ता मतलब कमजोरी, हमें बहुत ही ज़्यादा वीकनेस लगती है, ठीक है, वही होता है। अब यहाँ पे कुछ प्रमुख शब्द हैं जिनको हम एक बार में रिवाइज करा देती हूँ। तो प्रमुख शब्द में हमारे आता है पहला संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होता है? तो संतुलित आहार हमारा एक ऐसा आहार होता है जो हमारे वह आहार जिसको हम एक पूरे दिन में खाते हैं, ठीक है, और उसमें सभी पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। फिर है हमारा बेरी क्या होता है? तो विटामिन बी, आपने यहीं पे देखा होगा, विटामिन B1 जो है इसकी कमी से हमारा कौन सा रोग होता है? बेरी होता है, ठीक है। इससे दुर्बल पेशियां हो जाती हैं, काम करने की ऊर्जा में कमी हो जाती है, ठीक है। अब ऊर्जा क्या होता है? तो ऊर्जा हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। ऊर्जा इज कॉल्ड एनर्जी ही ऊर्जा होती है, ठीक है। तो ऊर्जा क्या होता है? अगर हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं होगी तो हम कुछ भी करने के लायक नहीं रहेंगे, ठीक है। समझ लो, ऊर्जा इज लाइक ए बैटरी, ठीक है। जैसे मोबाइल में अगर बैटरी नहीं होगी ना, अगर बैटरी है भी चार्ज नहीं है, ठीक है, चार्ज बैटरी, ठीक है, चार्ज नहीं है तो वो बेकार है। ऐसे अगर हम हैं तो हमारा शरीर तो है पर हम चार्ज ही नहीं है, हमारे अंदर कोई ऊर्जा ही नहीं है, तो हम क्या कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। फिर आता है वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है। और ये वसा जो होता है तेली युक्त पदार्थ होते हैं। और खनिज जो होता है ये हमारे कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन,
ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। और पोषक क्या होता है, जिनसे हमें पोषण मिलता है, वही हमारे पोषक तत्व होते हैं। प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन क्या होती है, ये प्रोटीन से हमारे शरीर में वृद्धि होती है। हमारी शरीर की वृद्धि और स्वस्थ शरीर चाहिए तो प्रोटीन का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। और प्रोटीन सभी दालों में प्रोटीन जो होती है क्या बोलते हैं, भरपूर मात्रा में पाई जाती है। रुक्षांश क्या होते हैं, तो रेशे जो होते हैं, हमारे फलों में पाए जाने वाले जो रेशे होते हैं वही हमारे रुक्षांश होते हैं, जो हमारे डाइजेशन सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। स्कर्वी क्या होता है, स्कर्वी आप यहाँ पे देख सकते हो, इस विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। और विटामिन सी वाले जो खट्टे जितने हमारे पदार्थ होते हैं उनमें विटामिन सी होता ही है। जैसे विटामिन सी में स्कर्वी रोग होता है, इससे मसूड़े में खून निकलने लगता है, घाव भरने में अधिक समय लगता है। ठीक है, ये जो होता है स्कर्वी वाला हो। मंड क्या होता है, मंड जो होता है उसको हम स्टार्च बोलते हैं। आलू जो है उसमें हमारा मंड पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। इनमें कार्बोहाइड्रेट की भरपूर मात्रा होती है। विटामिन जो है हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और रोगों से शरीर की रक्षा के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। विटामिन जो होते हैं वो ए बी सी डी ई के होते हैं। बी वाले समूह को बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, इनमें कई सारे बी के हमारे टाइप होते हैं। ठीक है, तो अब बारी है सारांश की। अभी जाना नहीं है, कम से कम ये सारांश तो पढ़ ही लो। यहाँ लिखा है हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इनके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होता है। मतलब इन पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर को रेशे मतलब रुक्षांश और जल की भी आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसे कि किसी चीज़ की भरपूर मात्रा हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी होती है। ठीक है, वसा का तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वसा ज़्यादा लेने से हम मोटे हो जाते हैं। मोटे ज़्यादा हो जाएंगे तो हमारे शरीर में कई सारे रोग उत्पन्न हो जाएंगे। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारी शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए, अनुरक्षण मीन्स तो रक्षा के लिए आवश्यक होती है। और विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता प्रदान करते हैं। संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल की उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जैसे कि हम क्या कर रहे हैं कि कई वर्षों से कह लो या कई महीनों तक हमने कोई भोजन में किसी पोषक तत्व की कमी रही है, तो भाई हमारे उस कमी के कारण हमारे शरीर में उस चीज़ की अभाव के कारण हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम अभावजन्य रोग कहते हैं। तो इस तरीके से पूरा चैप्टर जो है वो हमारा हो जाता है कंप्लीट। अगर आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा और नेक्स्ट वीडियो को देखना पड़ेगा, तो इसमें हम आपके सारे क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो भाई अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे।